हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। तो कल की वीडियो से हमने यूनियन यानी कि पार्लियामेंट स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम दोनों हाउसेस की बात करते हैं ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। जो कुछ भी पार्लियामेंट में होता है वो चार चीज़ों की मदद से होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन। सबसे पहले क्या आता है? मोशन आता है। मोशन के बाद उसके ऊपर डिबेट चलता है। डिबेट, देन डिस्कशन, डिस्कशन एंड देन वोटिंग। ये प्रोसेस है पूरा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिबेट होगी, फिर डिस्कशन होगा, देन वोटिंग होगी। ये एक पार्टिसिपेटरी है, मतलब सब लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं। जितने भी एमपीज वगैरह हैं ये सब इसमें पार्ट ले सकते हैं। दिस इज पार्टिसिपेटरी एंड इट इंक्लूड्स द कलेक्टिव वॉइस। सभी लोग हैं इसलिए ये क्या होगी, एक कलेक्टिव वॉइस होगी। बट दिस इज अ वेरी स्लो एंड लेंथी प्रोसेस। स्लो भी है प्लस में लेंथी भी है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, जब भी कोई भी मोशन जो लॉ बनाने की बात करे, ऐसा कोई भी मोशन जो कि लॉ बनाने की बात करें तो उसको, उस मोशन को हम बिल बोलते हैं। तो व्हाट इज बिल? द मोशन विच प्रपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ इज कॉल्ड द बिल, विच इज अ फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल। ये क्या है? एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल है। जब भी हम बिल की बात करते हैं तो बिल दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। सेकेंड वन इज प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, राइट। गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जो कि एक मिनिस्टर के द्वारा मूव किया जाता है। द बिल विच इज मूव्ड बाय अ मिनिस्टर इज नोन एज गवर्नमेंट बिल। जबकि प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो कि एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा मूव्ड किया जाता है, राइट। देखो, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते हैं बट गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं होते। ओके, वो क्या नहीं होते? गवर्नमेंट मिनिस्टर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, एमपी तो हैं, बट वो मिनिस्टर नहीं है। उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, राइट। सो जितने भी अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो एमपी होते हैं, वो ज़्यादातर 99.99% केसेस में एमपीज ही रहते हैं, वो मिनिस्टर्स नहीं होते। क्योंकि उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती इसलिए वो मिनिस्टर्स नहीं होते। मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट में होते हैं, यानी कि मेजोरिटी पार्टी के हिस्सा होते हैं, उनको मिनिस्टर्स कहा जाता है। उनके पास खुद का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर, राइट। तो होम मिनिस्टर कौन हो गया? मिनिस्टर हो गया। जितने भी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मेजोरिटी गवर्नमेंट से आते हैं, मेजोरिटी पार्टी से आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अब जब कोई भी गवर्नमेंट बिल आएगा तो इट इज ऑब्वियस, ये जाहिर सी बात है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो खुद के क्या होते हैं? मेजोरिटी पार्टी के होते हैं। जब कोई मेजोरिटी पार्टी है, उसी पार्टी का कोई मिनिस्टर बिल निकालेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसी है पास होने की? उसकी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई टू पास, कि वो बिल पास हो जाए, क्योंकि वो उसी पार्टी के मेंबर्स उसको पास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल निकालेगा तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है पासिंग की वो बहुत ज़्यादा कम है।
चांस इसके बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो इसके पासिंग चांस भी कम हो जाते हैं। इसके पासिंग चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ये पास नहीं होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट बिल पास नहीं होता है, तो ये एक डाउट खड़ा कर देता है। कैसा डाउट खड़ा कर देता है? अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या गवर्नमेंट स्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बनती है तो उसके पास खुद के पास मेजोरिटी होती है। उसके पास क्या होती है? मेजोरिटी होती है। फिर भी अगर कोई बिल, गवर्नमेंट बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो ये समझा जाता है कि लोगों के बीच में, जो गवर्नमेंट लोग हैं, उनके बीच में कोई भी सर्वसहमति नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है फॉर द गवर्नमेंट, और ऐसा कभी हो भी सकता है कि गवर्नमेंट ही गिर जाए। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? गवर्नमेंट गिर भी सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बिल। या एक गवर्नमेंट बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, और दूसरे टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, जैसे कि मनी बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है, ओके, ऑर्डिनरी बिल होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ये सारे बिल होते हैं। मनी बिल की अगर हम बात करें तो इसको अंडर आर्टिकल 110 में रखा जाता है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में है। ऑर्डिनरी बिल 107 आर्टिकल में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में है। ये याद रखना कौन कौन से आर्टिकल में है। अगर कोई भी बिल को अगर हमें लॉ बनाना है, तो सबसे पहले उसको हमें लोकसभा या राज्यसभा से पास करवाकर, लोकसभा या राज्यसभा में पास करवाकर प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट का एसेंट उसे मिल जाता है, प्रेसिडेंट की सहमति हो जाती है, तो क्या होगा? तो वो लॉ बन जाएगा। लॉ या फिर एक्ट बन जाएगा। वो बिल क्या बन जाएगा? लॉ या एक्ट। यानी कि फर्स्ट हाउस, देन सेकंड हाउस, एंड देन प्रेसिडेंट एसेंट, एंड देन लॉ या एक्ट बन जाएगा। वो किसी से भी भेज सकते हैं, चाहे राज्यसभा से भेजें पहले, चाहे लोकसभा से भेजें। जिससे भी भेजेंगे उसके अपोजिट वाला जो हाउस है, दूसरा हाउस है, उसमें भेजेंगे। जैसे राज्यसभा से भेजा पहला बिल, देन उसको लोकसभा से पास होना है, देन प्रेसिडेंट एसेंट मिलेगा। अगर लोकसभा से भेजा है तो राज्यसभा के पास जाएगा सेकंड नंबर पे, देन प्रेसिडेंट का एसेंट होगा। कभी कभी केवल एक फॉर्मल पासिंग भी होती है। क्या होती है? केवल एक फॉर्मल पासिंग होती है। जैसे राज्यसभा में फॉर्मल पासिंग होती है, तो ये सिर्फ फॉर्मल पासिंग होती है, बट पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उसको पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट द डेडलॉक। व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक कंडीशंस क्या होती हैं? डेडलॉक कंडीशन ऑर्डिनरी बिल के लिए काम करती हैं। पहले तो ये याद रखना, ये केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए ही काम करती हैं। ठीक है, इसको समझना। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशंस में होता है पहले राज्यसभा, लोकसभा, देन राज्यसभा, लोकसभा, एंड देन प्रेसिडेंट एसेंट, राइट। इसको हम फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट हाउस, इसको बोल देते हैं सेकंड हाउस, एंड इसको बोल देते हैं प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है, सो सबसे पहले ये क्या हुआ? पहले फर्स्ट हाउस से पास हुआ, देन सेकंड हाउस से पास हुआ। फर्स्ट हाउस से पास होने के बाद वो सेकंड हाउस से पास हुआ, और दोनों से पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया। प्रेसिडेंट एसेंट के बाद वो एक क्या बन गया? वो एक बिल बन गया। बिल से लॉ बन गया।
ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है लॉ बनने की। बट कभी कभी ऐसा होता है जब फर्स्ट हाउस से तो पास हो जाता है बिल, फर्स्ट हाउस ने तो बिल को पास कर दिया, लेकिन सेकंड हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड हाउस ने क्या किया, बिल को रिजेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन हो गई, दिस इज द डेडलॉक कंडीशन। ये एक डेडलॉक कंडीशन हो गई क्योंकि इसमें कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा। लॉ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास गया ही नहीं और प्रेसिडेंट का एसेंट मिला ही नहीं, क्योंकि वो सेकंड हाउस में ही रिजेक्ट हो गया था। दूसरी कंडीशन में फर्स्ट हाउस ने पास किया, फर्स्ट हाउस ने क्या कर दिया, पास कर दिया, बट सेकंड हाउस ने उसको रिजेक्ट ना करके सेकंड हाउस ने क्या किया, उसने वापस फर्स्ट हाउस को भेज दिया। उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको वापस फर्स्ट हाउस को भेज दिया और उसमें कुछ रिकमेंडेशन ऐड कर दी। उसमें बोल दिया गया कि ये कंडीशंस हैं, अगर आप इनको ऐड ऑन कर लेते हो देन हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। बट फर्स्ट हाउस ने क्या किया, इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कंडीशन भी कैसी हो गई, ये एक डेडलॉक कंडीशन हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है, देन इसको फर्स्ट हाउस ने पास किया है, सेकंड हाउस ने इसको विद होल्ड कर लिया। क्या कर लिया, विद होल्ड कर लिया। सेकंड हाउस ने इसको विद होल्ड कर दिया। विद होल्ड का मतलब है अगर 6 मंथ तक, अगर 6 मंथ तक सेकंड हाउस का इस बिल पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, ना ही उसको रिजेक्ट किया है ना ही इसको पास किया है, तो उसको क्या कर दिया, विद होल्ड कर दिया 6 मंथ के लिए, देन ये कंडीशन भी कैसी हो गई, डेडलॉक की कंडीशन हो गई। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली हैं डेडलॉक की। अगर डेडलॉक की ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब है कि लॉ नहीं बन पा रहा है, बिल का बिल ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किससे कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी प्रेसिडेंट से, गवर्नमेंट में आस्क द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन बुलाने के लिए कहेगी प्रेसिडेंट से अंडर आर्टिकल 108। जॉइंट सेशन आता है आर्टिकल 108 में, टू रिजॉल्व द डेडलॉक, टू रिजॉल्व द डेडलॉक। सो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जॉइंट सेशन बुलाने के लिए कहेगी प्रेसिडेंट से अंडर आर्टिकल 108। जॉइंट सेशन की बात करते हैं, लाइक ठीक है, जॉइंट सेशन है, ये जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सेशन। इसमें ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि ये जॉइंट सेशन है, इसमें दोनों मेंबर्स आएंगे, इसमें लोकसभा के मेंबर्स भी आएंगे और इसमें राज्यसभा के भी मेंबर्स आएंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि लोकसभा की मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ही कितनी है, 550 मेंबर्स है, जबकि 250 मेंबर्स ही राज्यसभा की है। तो ज़्यादा लोग किसके होंगे, 550 वाले, यानी कि लोकसभा के पास, इसी के पास क्या होगी, मेजोरिटी होगी, ठीक है। जो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा हमेशा, लोकसभा का नहीं सॉरी, जॉइंट सेशन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हमेशा स्पीकर बनेगा। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है देन डिप्टी स्पीकर बनेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो बनेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। याद रखना, कभी भी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इस जॉइंट सेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। और जॉइंट सिटिंग कभी भी मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जा सकती, तो मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जा सकती। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल अभी ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग में सबसे पहले जो डेडलॉक वाला बिल है, डेडलॉक वाले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द जॉइंट सिटिंग।
इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द जॉइंट सिटिंग। इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा, डिबेट होगा, डिबेट के बाद डिस्कशन होगा, एंड डिस्कशन के बाद देन लास्ट में वोटिंग होगी। जब भी हम वोटिंग की बात करते हैं तो हमने जो पार्लियामेंट की वोटिंग मशीन है वो देखी हुई है। पार्लियामेंट की जो वोटिंग मशीन है उस पर क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है वोटिंग मशीन पर आइज, नोइज, एब्सटेन एंड टोटल, ये लिखा होता है इन द वोटिंग मशीन ऑफ द पार्लियामेंट। जब वोट की जाती है तो इसमें बताया जाता है कि कितने सेटिस्फेक्शन है, आइज मतलब यस, कितने लोग उसको पास करना चाहते हैं, नोइज मतलब नो, कितने लोग उसको नहीं पास करना चाहते हैं, और एब्सटेन का मतलब है कितने लोगों का नो रिएक्शन है, मतलब ना ही उसको पास करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ना ही उसको फेल करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इन टोटल लोगों को गिना जाता है कि कितने मेंबर्स ने वोटिंग की है। अगर इफ आइज इज मोर देन नोइज देन डेडलॉक की कंडीशन खत्म हो जाती है और एक जो बिल है वो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो बिल एक लॉ बन जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि लोकसभा के मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसके पास मेजोरिटी है, वो ही हमेशा जीतेगा। इसीलिए जॉइंट सेशन बहुत रेयर बाय रेयर बुलाए जाते हैं। अब तक केवल सिर्फ 3 बार जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं, सिर्फ 3 टाइम्स जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं। सबसे पहला बुलाया गया था इन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दिस इज द फर्स्ट जॉइंट सेशन। दूसरा जॉइंट सेशन बुलाया गया था फॉर द बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1978 में, इसको रिपेल कर दिया गया, यानी कि इसको अब निरस्त कर दिया गया है। तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये 3 कंडीशन ऐसी हुई थी जब हमने क्या बुलाया था, जॉइंट सेशन, और अब तक सिर्फ 3 ही बार बुलाया गया है, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये बिल की जब हम बात करते हैं तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, जो मैंने आपको बताया था। तो ऑर्डिनरी बिल में वी डोंट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उसकी हमें प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी हाउस में इसको इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। राज्यसभा जो है इससे ये मैंडेटरी पासिंग है, यानी कि राज्यसभा से पास होना ही पड़ेगा इसको, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको पास होना पड़ेगा। और इसमें डेडलॉक की कंडीशन भी बन सकती है ऑर्डिनरी बिल में, जैसे कि हमने देखा ये सारी कंडीशन किसकी थी, डेडलॉक की, तो ऑर्डिनरी बिल की थी, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 108 के अंडर इसमें जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है और प्रेसिडेंट की मंजूरी भी ज़रूरी है। प्रेसिडेंट अपनी वीटो भी यूज़ कर सकता है ऑर्डिनरी बिल के लिए। वीटो पावर होती है कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट होल्ड कर लेगा उस बिल को, उसको पास नहीं करेगा। दिस इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको हम आगे आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज मनी बिल। जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल में हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। एंड रोल ऑफ द राज्यसभा इज द फॉर्मल रोल, यानी कि सिर्फ फॉर्मल रूप से उसको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा डेडलॉक की कंडीशन पॉसिबल नहीं है मनी बिल में, क्योंकि लोकसभा का रोल, राज्यसभा का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मनी बिल में। अगर डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनेगी, ऑब्वियसली बात है जॉइंट सेशन भी नहीं बुलाए जा सकते और यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी वीटो भी यूज़ नहीं कर सकता।
वीटो भी यूज़ नहीं कर सकता। थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यहाँ पर भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट कैन बी लोकसभा और द राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, इसको राज्यसभा से मैंडेटरी पासिंग है। ठीक है, इसमें डेडलॉक की कंडीशन तो बन सकती है, डेडलॉक की कंडीशन बनेगी, लेकिन कभी भी इस पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता अंडर 108 आर्टिकल के। ठीक है, क्यों नहीं बुलाया जा सकता जॉइंट सेशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को सेपरेटली पास होना बहुत ज़रूरी है। हर एक हाउस से उसको सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। अगर वो सेपरेटली पास नहीं होता है, अगर डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है, देन यू हैव टू ट्रैश द बिल। तो आपको बिल को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा, और बिल खत्म हो गया तो कोई बात ही नहीं है। क्या प्रेसिडेंट अपनी वीटो यूज़ कर सकता है? तो आंसर इज नो। आफ्टर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद प्रेसिडेंट इस पर अपनी वीटो यूज़ नहीं कर सकता, उससे पहले कर सकता था। दिस इज ऑल अबाउट, हमने तीनों को थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, सबसे पहला आता है, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ठीक है, अब इसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझते हैं कि कैसे कैसे होता है ऑर्डिनरी बिल। ये मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट हमेशा किस में होती है। जैसे अब बीजेपी गवर्नमेंट को ही देख लो, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मेजोरिटी में है, राइट। तो वो अपनी किसी भी बिल को पास करवा सकती है, बिल को क्या है, पास करवा सकती है, उसको लॉ बना सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आई, बिल दिया और अगले ही दिन पास हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें पूरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है। जैसे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन वोटिंग होगी, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से चलना पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो चाहे नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको पूरी एंटायर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये क्या है? एक पार्लियामेंट कन्वेंशन है, और आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम एक कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करते हैं। वी बिलीव ऑन द कलेक्टिव विजडम। बी इज बेटर देन आई। ओके, सबसे पहले हम गवर्नमेंट बिल की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बिल की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बिल की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बिल सबसे पहले, जैसे मिनिस्टर है, कोई भी एक मिनिस्टर है, वो अपने डिपार्टमेंट से कहेगा कि तुम एक बिल तैयार करो। क्या करो? बिल प्रिपेयर करो। जब ये बिल प्रिपेयर हो जाएगा, तो इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द मिनिस्टर। मिनिस्टर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसको ये बिल दिया जाएगा। तो विद इन अ 7 डे नोटिस, विद अ 7 डे नोटिस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इसको चेक करेगा, यानी कि उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, उसको चेक करेगा कि ये बिल ठीक है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि ऑल इज़ वेल, मतलब सब कुछ सही है, तो वो क्या करेगा, वो इट विल गिव द परमिशन टू इंट्रोड्यूस द बिल। परमिशन को बोला जाता है लीव बोला जाता है, लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। ठीक है, जब उसके पास परमिशन आ गई टू इंट्रोड्यूस द बिल, तो उसको क्या किया जाएगा, अब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द हाउस बाय द मिनिस्टर। सबसे पहली जो सेटिंग होगी, सबसे पहली बार में सिर्फ साइलेंट फीचर्स बताए जाएंगे ऑफ द बिल है, उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अनाउंस किया जाएगा इन द फर्स्ट मीटिंग। केवल इसमें जनरल डिस्कशन होगी, केवल और केवल कैसी होगी, जनरल डिस्कशन होगा।
कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा फर्स्ट टाइम पर। रिजेक्शन इज नॉट अलाउड अनलेस और अनलेस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी इज नॉट हार्म। इसका मतलब है इफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी इज चैलेंज्ड द बिल कैन बी रिजेक्टेड। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का मतलब है कैन द पार्लियामेंट मेक दिस लॉ, क्या पार्लियामेंट इस लॉ को बना सकती है। तो क्या हो गया, ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी हो गई। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट कोई भी जो हमारी स्टेट लिस्ट आती है उस पर बिल बनाने की सोच रही है तो ये पार्लियामेंट के अंडर नहीं आती है, फिर भी उस पर अगर कोई बिल बनाने की सोच रही है तो इस बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है इन द फर्स्ट मीटिंग, इन द फर्स्ट सिटिंग। केवल पहली बार में उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको रिजेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर उसमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी चैलेंज हो रही है देन उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी चैलेंज नहीं हो रही है तो उसके रिजेक्शन नहीं किया जा सकता इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर उसकी जो बिल है उसकी कॉपी, बिल की कॉपी को सभी जो मेंबर्स हैं उनको भेज दिया जाएगा, जो भी मेंबर्स हैं हाउस के उनको भेजा जाएगा। प्लस में एक पब्लिकेशन को भी भेज दिया जाएगा कि उसकी एक प्रिंट करवा के उसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाए। तो कहाँ कहाँ पर कॉपी होगी, एक गजेट ऑफ इंडिया में कॉपी होगी, इसके अलावा मेंबर्स के पास होगी कॉपी। अब तीन रास्ते हैं बिल के पास तीन रास्ते हैं। पहला तो है वो पब्लिक ओपिनियन के लिए जा सकता है, दूसरा है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए हो सकता है, ठीक है, तीसरा है डिबेट इन द फुल हाउस, पूरे फुल हाउस में उसको उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। ये तीन तरीके हैं एक बिल का लॉ बनने में। सो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक हेल्दी तरीका है पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसको बोला जाता है क्लोज्ड डोर प्रोसीडिंग्स। क्या बोला जाता है, क्लोज्ड डोर प्रोसीडिंग बोला जाता है। दिस इज द नॉन पार्टीशन डिस्कशन, मतलब पार्टी से रिलेटेड नहीं होता इसमें डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सपोज मानो कि कोई भी बिल आया हाउस में, सबसे पहले बिल कहाँ आया, हाउस में आया। तो जब हाउस में आया ये तो हर एक पार्टी के मेंबर बैठे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल पर्पल पार्टी मेजोरिटी में है तो पर्पल पार्टी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये पर्पल पार्टी के मेंबर्स हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज पार्टी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, ग्रीन पार्टी के मेंबर्स भी हैं, रेड पार्टी के भी मेंबर्स हैं। ये सब माइनॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है, ये भी माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटीज में है ये। और ये मेजोरिटी पार्टी है यानी कि इसकी गवर्नमेंट है, इसकी क्या है, गवर्नमेंट है। और ये ही बिल लेकर आती है, यही कौन लेकर आती है, इसी का कोई मिनिस्टर बिल लेकर आता है। तो क्या होगा, 99.99% चांसेस हैं कि ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये जो बिल लेकर आ रही है, इसका कोई मेंबर है, जैसे कि ये लेट से इस ये मेंबर को ये जो बिल है वो अच्छा नहीं लगा, ये बिल अच्छा नहीं लगा, और यहाँ का ये जो मेंबर है इसको ये बिल बहुत अच्छा लगा है, ये इसको चाहता है कि ये पास हो जाना चाहिए, ये चाहता है कि ये पास नहीं होना चाहिए। बट चूंकि ये अपोजिशन में है, ये क्या है, अपोजिशन में है, तो ऐसा हो सकता है कि ये बिल को पास ही ना करने दे, यानी कि नो पर बटन दबाए। और ये चूंकि एक इसमें है, ये मेजोरिटी पार्टी में है, तो ये क्या करेगा, यस पर बटन दबा देगा, यस पर बटन दबा देगा।
तो ये क्या हो गया, एक फियर जैसी कंडीशन हो गई, क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी में हो तो आप हमेशा रिजेक्ट करोगे, आप अगर सेम पार्टी में हो तो आपको हमेशा उसको सपोर्ट करना है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो क्या हो गया, फियर है, आपको किसी का फेवर करना पड़ेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट्री कमेटी की बात आती है ना, तो इसमें कोई फियर नहीं होता, कोई फेवर नहीं होता। इसमें जो स्पीकर होता है वो कुछ लोगों को चुनता है, कमेटी बनाने के लिए क्या करता है, कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करता है। वो अपोजिशन पार्टी के भी होते हैं, वो मेजोरिटी पार्टी है जो गवर्नमेंट में है फिलहाल, उस पार्टी के भी होते हैं, दोनों पार्टीज़ के होते हैं। उनको एक बंद कमरे में ले जाकर, मतलब उनकी जो बातें होती हैं वो कहीं भी उजागर नहीं की जाती, रिवील नहीं की जाती, उस कमरे में ले जाकर रख दिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता वो किस पार्टी का है, यहाँ पर सब सेम हो जाते हैं, सभी एक पार्टी के आए होते हैं, दैट इज़ इंडियन पार्टी, सभी सेम पार्टी के होते हैं। ये जो सारे मेंबर्स हैं वो एक पार्टी के बन जाते हैं, और फिर उसको बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर। जब यहाँ पर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जिसकी जैसी राय होती है, अगर कोई इसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो आयज़ बोलता है, अगर इसको रिजेक्ट करना चाहता है तो वो नॉइज़ बोल देता है। ठीक है, अब इसमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ पर रियल डिस्कशन होता है, यहाँ पर कोई फेक डिस्कशन नहीं होता, यहाँ पर रियल डिस्कशन होता है। और इसके अलावा भी जिसके ऊपर जो बिल आया है उसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया जाता है इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। दिस इज़ अ हेल्थी प्रैक्टिस। लेकिन ये भी क्या लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे बिल का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया ये बिल, तो उसने क्या किया, इसको चेक किया, इसको स्क्रूटिनी की, तो इसमें क्या लग गया, काफ़ी सारा टाइम लग गया। दिस इज़ अ हेल्थी प्रैक्टिस बट इज़ टेक टाइम। इसलिए आज के टाइम पर क्या होता है, बिल को केवल हाउसेज में ही डाला जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी का तो नाम ही नहीं है, और एक ही पार्टी की मेजोरिटी है, तो क्या हो जाता है, बिल लॉ बन जाता है आसानी से। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं की गई है। इसीलिए कुछ टाइम पहले शशि थरूर जी का एक कोट आया था, दैट कि फॉर आर डेमोक्रेसी, ये 3 Ds हमेशा डेमोक्रेसी में होनी चाहिए अगर डेमोक्रेसी अच्छी बनानी है तो, दैट इज़ डिबेट, डिसेंट एंड डेलिब्रेशन। तो शशि थरूर जी ने कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं बचा है, डिबेट नहीं हो, डिबेट यानी कि डिस्कशन वगैरह, वाद विवाद, डिसेंट यानी कि आपके पास राइट हो कि आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा सकें, यू शुड गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा सकें, और थिंक करें देन डिसाइड करें, सबसे पहले सोचें फिर डिसाइड करें। ऐसा नहीं है कि आज बिल आया और कल लॉ बन गया, राइट। सो ये शशि थरूर जी का कोट था, मैंने बता दिया है थोड़ा सा। इसको अगर आप पेन से लिखना चाहते हैं तो इसको लिख देना कि इसमें ये 3D डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बिल आया, बिल गया कमेटी के पास, मान लेते हैं गया, जा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं गया, क्लोज डोर प्रोसीडिंग्स हुई। जब कमेटी के पास गया, जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आइज या नोइज, मतलब यस कहना या ना कहना, या फिर एक और ऑप्शन है मे बी। आइज यानी कि कमेटी ये कह देगी कि बहुत अच्छा बिल है, हम सपोर्ट करते हैं आपको, बहुत अच्छा बिल है, इसको लॉ बना दो। दूसरा है, कमेटी कह देगी बहुत ही ख़राब बिल है, बहुत ही घटिया है, इसको लॉ बनाने की सोचना भी मत। तीसरा है, मे बी का मतलब है कि कमेटी ये बोल देगी कि लॉ बनाने लायक तो है, ये बिल लॉ बनाने लायक तो है, बट इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, आप इसमें कुछ चेंज कीजिए, देन हम आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज़ द मे बी। इसके बाद कमेटी अपनी क्या करेगी, फाइनल रिपोर्ट दे देगी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट इज़
नॉट बाइंडिंग। ये क्या होगी? नॉन बाइंडिंग होगी, क्योंकि जो इंट्रोड्यूसर है बिल का, जिसने बिल को इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूसर ऑफ द बिल, इसी का क्या होगा? फाइनल डिसीजन होगा कि वो मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। कमेटी के मेंबर उसके कमेटी के डिसीजन को। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है? क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन करती है। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब है कि वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड को डिस्कस करती है कमेटी भी। रिपोर्ट भी क्या होती है? नॉन बाइंडिंग होती है। सो जब रिपोर्ट आती है हाउस में, तो उस हाउस में भी क्या होता है? क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की जाती है, यानी कि हर एक वर्ड पर डिस्कशन किया जाता है। फिर लास्ट में हाउस में वोटिंग की जाती है। अगर वोटिंग में इफ आइज इज मोर देन नोइज, अगर हाँ लोग हाँ ज़्यादा करते हैं ना के कंपैरिजन में, तो क्या बन जाएगा? बिल उस हाउस से पास हो जाएगा। बिल उस हाउस से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इससे पहले एक थर्ड रीडिंग भी होती है। थर्ड रीडिंग भी क्या होती है? ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। लाइक इसमें फॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर आपको बिल का नेम चेंज करना है, आप कर सकते हो। अगर उसका फॉर्मेट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको फॉर्मेट चेंज करना है उस बिल का, तो भी आप कर सकते हो। इस थर्ड रीडिंग में ऐसे छोटे मोटे काम होते रहते हैं। यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में रिजेक्शन नहीं होता स्टार्टिंग में जनरल डिस्कशन में, और यहाँ पर भी कोई रिजेक्शन नहीं होता। जो इंट्रोड्यूसिंग हाउस है, सबसे पहले उसने पास कर दिया, इंट्रोड्यूसिंग हाउस इज पास द बिल। फिर इसके बाद वो सेकेंड हाउस में चला जाएगा। सेकेंड हाउस अगर उसको पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सेकेंड हाउस के पास जब वो जाता है तो सेम प्रोसेस रिपीट होती है जैसे हमने अभी पढ़ी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, जितनी भी हमने सब तक प्रोसेस पढ़ी है वो सब सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगी, एंड लास्ट में प्रेसिडेंट का एसेंट से मिल जाएगा। जब हम वोटिंग की बात कर रहे थे तो वोटिंग के ना दो तरीके होते हैं। हमने अभी वोटिंग करी कि आइज इज मोर देन नोइज, तो वोटिंग के हमारे पास जनरली 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है और एक दूसरा मेथड होता है। जैसे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बिल को लेगा, लोगों को दिखाएगा, मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उनको दिखाएगा। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर खड़ा है, यहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा कि ये देखो, ये मेरे पास बिल है, जो लोग इसके फेवर में है वो हाँ बोल दो, आइज बोल दो। जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो नॉइज बोल दो। ठीक है, जो लोग फेवर में हैं वो आइज बोलेंगे, जो लोग फेवर में नहीं है वो नॉइज बोलेंगे। सबसे पहले वो पूछेगा क्या लोग फेवर में हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? आइज। और मेजोरिटी पार्टी के मेंबर ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा आइज की आवाज़ आएगी कि जो नॉइज़ की आवाज़ है वो उसके सामने बहुत ज़्यादा फीकी लगेगी, बहुत ज़्यादा यानी कि कम लगेगी। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई थिंक द आइज हैव इट। क्या बोलेगा? आई थिंक द आइज हैव इट। इसको ये 3 बार रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा? 3 बार। आई थिंक द आइज हैव इट, आई थिंक द आइज हैव इट, आई थिंक द आइज हैव इट। अगर उसने 3 बार रिपीट कर दिया, इसका मतलब है कि बिल इज पास्ड बाय द वॉइस वोट। किसकी मदद से पास हो गया है? वॉइस वोट की मदद से पास हो गया है। लेकिन अगर वॉइस अनक्लियर है, या तो वॉइस अनक्लियर है या फिर अपोजिशन ने डिवीज़न की डिमांड की है। अपोजिशन ने किसकी डिमांड की है? डिवीज़न की। बिफोर द सेकंड इसने बोला, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसने बोला आई थिंक द आइज हैव इट। दूसरी बार उसने बोला आई थिंक द आइज हैव इट। इतने में ही वो तीसरी बार बोलता, उससे पहले जो अपोजिशन है उसने जाकर ये बोल दिया कि हमें डिवीज़न चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिवीज़न चाहिए। सेकेंड टाइम पर अगर उसने बोल दिया कि हमें डिवीज़न चाहिए, देन जो वॉइस वोट है वो ना होकर क्या होगा? वोटिंग मशीन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? वोटिंग मशीन का यूज़ होगा। सो द सेकेंड मेथड इज टू यूज़ द वोटिंग मशीन। किसका यूज़ होगा? वोटिंग मशीन का यूज़ होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम
वोटिंग बाय डिवीज़न, वोटिंग बाय डिवीज़न। तो दो तरह के वोट कौन से हो गए, एक हो गया वोटिंग बाय डिवीज़न, एक हो गया वॉइस वोट। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें आइज होगा, नोज होगा, एब्सटेन होगा एंड टोटल होगा। अगर आइज ज़्यादा है नॉइज से तो बिल को पास कर दिया जाएगा, अगर नॉइज ज़्यादा है तो उसको पास नहीं किया जाएगा। एब्सटेन वो नंबर्स होते हैं जिन्होंने बिल के ऊपर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। लेकिन 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 ये सब कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर निर्भर करेगा कि वो वोटिंग में डिवीज़न देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि वोटिंग बाय डिवीज़न की ज़रूरत है तो वो देंगे, अगर उन्हें लग रहा है कि वोटिंग बाय डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है तो वो वोटिंग बाय डिवीज़न नहीं देंगे। लाइक कभी कभी अपोजिशन की बात मानी ही नहीं जाती है, अपोजिशन डिमांड करते रह जाते हैं वोटिंग बाय डिवीज़न, बट उनकी डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल देता है नो, आई डोंट वांट टू हैव इट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना, और फर्स्ट बार अगर आपने ये वीडियो देखी है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।